हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। नाम से ही पता चल रहा है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स यानी जिसके अंदर हम वेलोसिटी, स्पीड, इन सब की स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन्वॉल्व कर दें, उनकी वेलोसिटी को, उनके चेंजेस को अगर इन्वॉल्व कर दें, तो ये बन जाता है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ईजी चैप्टर है, देखते हैं इसको। 12th क्लास का ये चैप्टर है। सबसे पहले ये हमने बात की रेट ऑफ रिएक्शन की, वेलोसिटी, स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन की बात की। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जितनी स्पीड से जो चेंज हो रहा है उसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो हम बैलेंस रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो जो कोफिशिएंट आते हैं 1, 2, 3 जो भी कोफिशिएंट, उनसे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखें, एक रिएक्शन है ए बी बी एंड सी सी डी डी। ये इस तरह से, ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, दीज आर कोफिशिएंट ऑफ दिस रिएक्शन, या ये कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन ए के कंपैरिजन में देखें तो ए के कंपैरिजन में हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। लेकिन अगर इसी को रेट ऑफ रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये डिवाइडेड में आ जाएगा, -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी। ये माइनस सिंबल क्यों है? क्योंकि जो रेट ऑफ इसमें डिसअपीयरेंस जो है या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती चली जा रही है, इसलिए यहां पर माइनस आएगा। और अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखें तो देखिए प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में यहां प्लस है, कुछ भी नहीं दे रखा तो प्लस मानते हैं हम। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज, ये प्लस माइनस ये शो कर रहे हैं। और ये रिलेशनशिप है किसमें? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में। यहां पर देखें, अगर ये जो डेल्टा है, ये जो डी ए अपॉन डी टी है, इसी को अगर डेल्टा से शो कर दें तो ये एवरेज आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगी, सेम वैसे का वैसे, सेम पैटर्न पर। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा हो और हमें उस ग्राफ की हेल्प से अगर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी हो, तो अगर हम रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसा हमने कहा था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी, यहां हम एक स्लोप बनाएंगे। और अगर हमें इंस्टेनियस अगर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो ये जो स्लोप का ये जो स्लोप आएगा इसमें, ये स्लोप ही क्या हो जाएगा? इंस्टेनियस रेट। लेकिन अगर एवरेज रेट चाहिए, एवरेज रेट में हमें टाइम पीरियड चाहिए, जैसे हमने टाइम पीरियड टी और T1 इसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन एट T1 T2 माइनस कंसंट्रेशन अपॉन ऑन T1 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा एवरेज। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिक्स के अंदर हम वेलोसिटी काउंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, वही स्लोप, वही एवरेज, वही इंस्टेनियस, सेम ऐसे कैसे ही अपने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, जैसे हम कह रहे हैं ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है कि जो इनिशियल हमने कंसंट्रेशन ली है रिएक्टेंट की, उस कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही ना करे रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो बन जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करे रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। अगर कंसंट्रेशन की पावर 2 पर डिपेंड करे सेकंड ऑर्डर, और इसी तरह कंसंट्रेशन की पावर n पर डिपेंड करे nth ऑर्डर रिएक्शन। कुछ कंपैरिजन है इनके अंदर। सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लो, तो यहां पर जो रेट है वो k होगी, जीरो के अंदर रेट होगा k। क्यों होगा k? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, और जिस पर डिपेंड ही नहीं करता उसको यहां पर अपने को लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यही अपन फर्स्ट ऑर्डर में देखें तो हमने कहा पावर 1 पे डिपेंड करेगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा k इंटू ए। यहां k क्या है? रेट कांस्टेंट, k है रेट कांस्टेंट, k A2, a की पावर 2, अगेन k रेट कांस्टेंट, और a है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और बिल्कुल यहां पर nth ऑर्डर में पावर n। ये तो हो गया डिफरेंशियल। इंटीग्रेटेड रेट लो,
इंटीग्रेटेड जिसमें हम लोग ले लेते हैं, लोगरिथम ले लेते हैं, तो यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए नोट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। यहां ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है, एट कंसंट्रेशन एट टी टाइम। यहां पर देखें, इसमें फॉर्मूला लगेगा के टी इक्वल्स टू एल एन ए नोट अपॉन ए, यानी एल एन तो लोगरिथम जो है जो ई बेस पे होता है, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन और ए फाइनल कंसंट्रेशन। ऐसे ही यहां पर अगर सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो के टी इक्वल्स टू 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। और nth पावर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है nth वाला, क्योंकि अगर अपने को ये फॉर्मूले पते हैं n वाले, तो हम n की वैल्यू पुट करके किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां है 1 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 माइनस ए नोट की पावर n माइनस 1। ए यानी टी टाइम पर कंसंट्रेशन और ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन। इसके बाद हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, जिस पर कोई भी रिएक्टेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। और अगर ये जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर में ये वैल्यू आएगी टी हाफ इक्वल्स टू ए नोट अपॉन 2k। टी हाफ जो हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और अपॉन 2k, के है यहां पर रेट कांस्टेंट। अगर हम हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी और एक फिक्स वैल्यू होगी इसकी ln2 अपॉन k। अगर यहां पर लॉगरिथम की बेस 10 मान लेते हैं तो 0.693 अपॉन k हो जाएगा, अगर बेस हम 10 मान लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए यही जो हाफ लाइफ है 1 अपॉन ए नोट के, इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर टी हाफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है n की वैल्यू में रखें, जिसको हम किसी भी ऑर्डर में कम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो टी हाफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन के n माइनस 1, और ये जो है 2n माइनस 1 अपॉन ए नोट n माइनस 1। ये फॉर्मूला अपने को याद ही रखने पड़ेंगे, ये मेमोराइज करने पड़ेंगे फॉर्मूले, जिससे हम किसी भी इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इसको अप्लाई कर सके। नेक्स्ट इसके बाद है टी 3/4, यानी कोई रिएक्शन 3/4 कितनी टाइम में हो जाएगी, यानी 75%। वो जैसे टी हाफ था 50%, टी 3/4 होता है 75%। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर में जो टी 3/4 है, यानी टी 75% है, ये टी हाफ का 1.5 टाइम होता है। और वही फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2 टाइम्स, यानी जितना टाइम टी हाफ में लगेगा उतना ही और टाइम अपने को किस में लग जाएगा, टी 3/4 में। यानी टी हाफ में अगर 10 मिनट्स लग रहे हैं तो 3/4 में 20 मिनट्स लग जाएंगे। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और nth ऑर्डर की बात करें तो टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1, और यही है टी हाफ, इस तरह से, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये डिवाइडेड बाई टी हाफ है। इसके बाद ये जो अभी हमने देखा है, इसमें अब ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर जीरो, इनमें ग्राफ्स जो बनते हैं, और ग्राफ में अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, पहले जीरो ऑर्डर के ग्राफ देखते हैं, रेट वर्सेस के। तो जैसे हमने कहा था इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, और डिपेंड ही नहीं करेगा तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर हम टी जो है टाइम और ए की बात करते हैं, वैसे कोई भी जब रिएक्शन होती है तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज ही होगी, तो वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर लॉगरिथम की बात करते हैं तो इस तरह से ये स्लोप आएगा, और अगर 1 अपॉन ए वर्सेस टी में करते हैं तो ये जो है चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इससे। नेक्स्ट इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के पूछे जाते हैं। देखें यहां पर रेट और जो कंसंट्रेशन है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर ए वर्सेस टी की बात करते हैं तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर log a अपॉन टी में तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, स्ट्रेट लाइन। यहां स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, पैराबोला लाइन आ रही है, लेकिन यहां स्ट्रेट लाइन। और यहां पर 1 अपॉन ए जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की बात करें
तो सेकंड ऑर्डर में रेट और ए में जो है ये रेशियो, ये कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और इसी तरह से ए और टी में करें तो यही ग्राफ डाउनवर्ड आ जाएगा। लोग की बात करते हैं तो ग्राफ नेगेटिव में भी चला जाएगा स्लोप में, और इसी तरह से 1/a वर्सेस टी, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ ग्राफ थे जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में डिफरेंट आएंगे। इसके बाद जो भी हमने अभी तक देखा है उसमें ए नोट क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए क्या था, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और टी हाफ था हाफ लाइफ, और टी 3/4 था 75% कंप्लीट होने में जो टाइम टेकन है वो। इसके बाद हम मॉनिटरिंग करते हैं काइनेटिक्स की। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कैलकुलेट करना, उस रिएक्शन को देखकर फाइंड आउट करना काइनेटिक्स को। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन कैन बी फॉलोड। अब इसमें क्या क्या ले सकते हैं काइनेटिक्स के अंदर हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ये सब अपने को इसमें देखना है। बाय मीनिंग ए प्रॉपर्टी विच चेंजेस विद टाइम, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा हम उसका डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटली। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल दे रखा है टोटल प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर, ऑप्टिकल रोटेशन, ये सब काइनेटिक्स वैल्यू हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और इन्हीं को हम काइनेटिक्स के अंदर मॉनिटर करते हैं। जैसे एक रिएक्शन दे रखी है एक एग्जांपल के लिए A to B, ठीक है, एट टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन टाइम t पर सपोज करें ये हो गया C माइनस एक्स, यहां ये माइनस है, डॉट नहीं है, इसको माइनस आप कंसिडर करें, और ये हो जाएगा nx। और इनफाइनाइट टाइम पर हम ये मानते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो A जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 0, और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो NC, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन किसकी थी, रिएक्टेंट की, वो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की बन जाएगी। और ये कुछ ये है C नोट टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन, CT कॉन्सेंट्रेशन है टी टाइम 0, जब इनिशियल है तो C0 C नोट, और टी टाइम पर CT, और इनफाइनाइट पर ये इस तरह से, ठीक है। अब एक और एग्जांपल इसको देखें कैसे। अब ये जो अभी हमने रिएक्शन देखी है वो तो ना जो रिएक्शन जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, अब इसको x नोट और x से कंपेयर करें। x नोट हमने कहा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और x एट टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसे में जो फॉर्मूला k का बनेगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/t ln x नोट अपॉन x नोट माइनस x, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम। अगर यहां xt और x नोट में ग्राफ देखें तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसमें बस जो x था वो xt बन गया है, और बाकी वैसे का वैसे ही ग्राफ चल रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पर हम क्या मान लेते हैं कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 हो जाती है। तो यहां जो भी हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं इनफाइनाइट और t में, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। और ऐसे ही अगर तीनों को कंबाइन करके एक साथ कोई ग्राफ बनाए तो वो इस तरह से बन जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगर कोई फॉर्मूले हम बनाएं तो इस तरह से फॉर्मूले बन जाएंगे। डिपेंड करेगा, देखो x क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, x नोट क्या था, मेजरिंग प्रॉपर्टी एट t0, और xt क्या था, मेजरिंग प्रॉपर्टी एट t, और ये जो x हम देख रहे हैं ये जरूरी नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन हो, ये ऑप्टिकल रोटेशन भी हो सकता है, ये वॉल्यूम भी हो सकता है, ये जो भी हमने पिछले पेज पर देखे थे वो सारी प्रॉपर्टी हम x की वैल्यू में रख सकते हैं। तो एक साथ हमने जितनी भी प्रॉपर्टी थी सबके फॉर्मूले एक साथ देख ली। चलिए देखें नेक्स्ट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो मॉनिटरिंग वाला जो हम बात कर रहे थे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे हमने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराया, जैसे कि हम जानते हैं सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर है, इसीलिए जो हाइड्रोलाइसिस है इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहां पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसका जो रोटेशन होता है +66.5, यानी डी जो पॉजिटिव रोटेशन है वो डी को बताता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। इससे जो ग्लूकोज बनता है वो भी डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी। लेकिन लीवो रोटेटरी का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज्यादा होता है कि जो डिफरेंस बनता है वो ओवरऑल डिफरेंस
लीवोरोटेटरी बन जाता है। अब जैसा कि हमने कहा था ऑप्टिकल रोटेशन मेजरेबल क्वांटिटी है, काइनेटिक्स में इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूले में हम जहां कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे वहां हम रोटेशन की बात कर लेंगे। तो ये अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि H2 एक्सिस में, तो केवल डिपेंड करेगा ये सुक्रोज पर। 2.303 अपॉन टी लॉग आर नो इनफाइनाइट माइनस इनिशियल अपॉन इनफाइनाइट माइनस एट टी टाइम टी पर। तो ये जो है ये ग्राफ इससे ये जो इक्वेशन है इससे हम ऑप्टिकल रोटेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम एस्टर का हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, जिससे एसिड और अल्कोहल ये बनेंगे, ये हाइड्रोलाइसिस से बनेंगे। और यहां पर वॉल्यूम की बात चल रही है, तो इनफाइनाइट वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनफाइनाइट वॉल्यूम माइनस टी टाइम, एट टी टाइम टी पर जो वॉल्यूम होगा। और ये वॉल्यूम किसका यहां पर हम ले रहे हैं, बेस, यहां पर NaOH सॉल्यूशन यूज्ड एट टाइम टी, जो हम इसमें यूज कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस के अंदर, इसका वॉल्यूम जो है ये इस तरह से। अब ये यहां NaOH क्या है, एक्ट एज ए रिएजेंट। एसिटिक एसिड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट अमाउंट विच कैन बी फाउंड बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन। अब यहां ये NaOH कहां से आ गया इस क्वेश्चन में, यहां तो NaOH था ही नहीं, लेकिन यहां पर NaOH तो नहीं था लेकिन एसिड तो था, एसिटिक एसिड। तो इस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना NaOH यूज हो रहा है, इसका मतलब वही एसिटिक एसिड बन रहा है। तो इसको मेजर करते हैं हम, ये जो इस रिएक्शन के लिए हम इनडायरेक्टली हम इसमें मॉनिटर करते हैं NaOH के साथ टाइट्रेशन करा के। तो ये टाइट्रेशन वैल्यूज हैं NaOH से जब हम टाइट्रेशन कराते हैं, क्योंकि ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो इससे हम इसका इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इसके बाद तो आपको ये सारी की सारी वैल्यू गिवन होती हैं, आपको K गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, इसमें से एक वॉल्यूम कोई मिसिंग होता है, वो आपको इसमें फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टी हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693 अपॉन के, और के क्या यहां रहेगा, रेट कांस्टेंट के। तो इक्वल इंटरवल के अंदर जो रिएक्शन है वो इक्वल फ्रैक्शंस में कंप्लीट होती है। जैसे टी जीरो पर अगर ए नोट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी टाइम पर है ए नोट, तो 2t टाइम पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब, इस तरह से ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। ये जो है ये कहें इक्वल फ्रैक्शंस में ये कन्वर्ट होते चले जाएंगे, इक्वल फ्रैक्शंस में। नेक्स्ट इसके बाद x जो है वो क्या है, फ्रैक्शन बाय विच रिएक्शन कंप्लीट इन टाइम t। जैसे अगर t टाइम में x फ्रैक्शन कंप्लीट होता है तो 2t टाइम में एक्स स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, 3t टाइम में एक्स क्यूब, और ऐसे 4 में x4, इस तरह से ये कन्वर्ट होते चले जाएंगे। इसके अलावा जो ग्राफ आता है ln-Ka इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और वर्सेस t में, ये स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका स्लोप जो होगा वो होगा K/2.303। ऐसे ही ग्राफ, ये कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी ये इनिशियल नहीं है, ये जनरल एक कॉन्सेंट्रेशन है। और ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन A यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और T में जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। अगर इसमें हम ग्राफ देखें, ग्राफ देख चुके हैं पहले, एक टेबल के अंदर ये सारे ग्राफ देख चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है जीरो ऑर्डर की अगर कुछ बात करें तो जीरो ऑर्डर में टी हाफ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। हमने देखा भी था टी हाफ जो होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2K, ये एक फॉर्मूला भी आया था। और यहां पर जो इक्वल टाइम इंटरवल होगा वो इक्वल अमाउंट में कंप्लीट होगा। वहां थोड़ी देर पहले फर्स्ट ऑर्डर में तो फ्रैक्शंस में कंप्लीट हो रहा था, और यहां इक्वल अमाउंट में। कैसे, अगर t 0 है यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ऐसे में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर टाइम t की बात करते हैं तो यहां पर
जो एक्स अमाउंट है वो इसमें एक तरह से फिनिश हो रही है रिएक्शंस के अंदर। इसके बाद 2t टाइम में वो 2 टाइम हो जाएगा, 3t में वो 3 टाइम्स, यानी सेम अमाउंट अपने को मिलता चला जाएगा, सेम अमाउंट। थोड़ी देर पहले हम क्या देख रहे थे कि हमें फ्रैक्शन सेम मिल रहे थे, x, x स्क्वायर, x क्यूब, लेकिन यहां अमाउंट x, 2x, 3x इस तरह से। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन और t टाइम में स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज, ठीक है ना, क्योंकि इस पर डिपेंडिंग नहीं, स्ट्रेट लाइन विद चेंज। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है यहां पर t जो होता है A0/K, इस तरह से ये जो है फिनिश हो जाता है t टाइम, मतलब इसका अपन टाइम निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो तो हम ये मान के चलते हैं कि खत्म ही नहीं होती, चलती रहती है बहुत एक स्लोप, मतलब इसमें कहें डिफरेंस के अंदर, लेकिन यहां फिनिश हो जाएगी। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि अगर हम कोई रिएक्शन देख रहे हैं तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा। जैसा कि हम कहते हैं टेम्परेचर जितनी भी रिएक्शंस हैं सबको अफेक्ट करता है, यहां कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर एक आरएनएस इक्वेशन हमने ली है के ए ई पावर जो है EA/RT। क्या क्या मीनिंग है, यहां E है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो एवरेज एनर्जी से ज्यादा होती है, एवरेज एनर्जी के बाद जो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ए यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या ये कह सकते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और EA/RT फ्रैक्शन है कॉलिजन का, विच एनर्जी इज ग्रेटर देन EA, तो जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है उसका फ्रैक्शन। A एंड EA आर कांस्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट के लिए, किसी रिएक्शन के लिए जो आरएनएस कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी ये भी फिक्स होती है। ये दोनों तो फिक्स होते हैं। और इसमें अगर हम देखें टेम्परेचर के साथ ही कैसे वेरी करेंगे, log ln K/ln A माइनस EA/RT, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वेरिएशन आएगा T में। देखें, अगर हम ये देखें टेम्परेचर कोफिशिएंट, और यहां पर तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट में कितना चेंज आता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी रेट कांस्टेंट T+10 में अपॉन T टाइम, जैसे टी टेम्परेचर पर, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई कांस्टेंट है तो 20 पे कितना होगा, उसी का रेशियो जो हो जाएगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा माना गया है, मतलब एक्सपेरिमेंटली, कि ये जो वैल्यू होती है 2 to 3 होती है, ये वैल्यू 2 से 3 वेरी करती है, 2 से 3। बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर जो होता है T वो 298 केल्विन हम मानते हैं, रूम टेम्परेचर मानते हैं 298 केल्विन। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, और अगर रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में और एक्टिवेशन एनर्जी में एक पूरा एक हम फॉर्मूला प्रिपेयर करें तो ये फॉर्मूला आएगा ln K2/K1 EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। यहां पर R क्या है, रेट कांस्टेंट, सॉरी R क्या है, गैस कांस्टेंट, इस तरह से गैस कांस्टेंट है R। तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, आपसे इसमें कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में अगर ये जो ग्राफ अगर हम बनाते हैं एनर्जी का, तो दो तरह की रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब हो रही है फाइनली, ओवरऑल एनर्जी, और एक्सोथर्मिक में ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे यहां पर देखें एनर्जी और एंडोथर्मिक जो ग्राफ है, ये रिएक्शन जो चल रही है, तो इसमें जो इनिशियल रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा H यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, और इस पॉजिटिव को ही हम बोल देते हैं यहां पर कि ये एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और एवरेज एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी में जो डिफरेंस है इसी को बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। यहां पर हम देखें जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है और प्रोडक्ट की एनर्जी,
इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव नेगेटिव मतलब रिलीज हो गई एनर्जी। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव आए यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है वो फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा होने लग जाए तो हम कहेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एच हम कैसे देते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन, एफ और बी, एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बी यानी बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो ये था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं पैरेलल रिएक्शंस की। पैरेलल का मतलब दो रिएक्शन एक साथ चल रही हो, दो रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट से हो रही हो। एक रिएक्टेंट जब दो रिएक्शन कर रहा है, जैसे ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है। ए से जब बी बन रहा है तो यहां रेट कांस्टेंट है K1 और ए से जब सी बन रहा है तो रेट कांस्टेंट है K2। ये पैरेलल रिएक्शन हो गई। अब इसके लिए ओवरऑल हम क्या कहेंगे, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अगर बात करते हैं तो K1 प्लस K2 और ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है माइनस, तो ये जो है इतना इतना ये हो गया। वापस हम आते हैं, ये जो इतना इतना पार्ट है ये हो गया डिफरेंशियल रेट लो। यानी जो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए ले रहे थे हम बस इतना चेंज कर रहे हैं कि K की जगह K1 प्लस K2, यानी दोनों का जो रेट कांस्टेंट है वो ऐड हो जाएगा। अगर हम K1 अपॉन K2 का रेशियो देखें तो वो रेशियो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन सी, B अपॉन सी। ऐसे अगर T हाफ की बात करते हैं इन रिएक्शंस में तो 0.693 अपॉन K1 प्लस K2। ये वैसा ही कांस्टेंट आ गया, वैसा ही वैल्यू आ गई जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा था। फर्स्ट ऑर्डर में K था, यहां K1 प्लस K2 आ गया, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट इसके बाद परसेंटेज ऑफ B। अगर हमें किसी एक की परसेंट निकालनी है, जैसे B की परसेंट निकालनी है तो K1 अपॉन K1 प्लस K2, क्योंकि B के लिए कांस्टेंट है K1 इंटू 100। ऐसे ही अगर C की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, C का कांस्टेंट अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी C की। नेक्स्ट A अपॉन A इक्वल्स टू A नोट E की पावर K1 प्लस K2 अपॉन T। तो ये वैसा ही इक्वेशन आ रहा है कि जो ये है T टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन E की पावर और माइनस में K1 प्लस K2 जो रेट है, रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 अपॉन टाइम T। इस तरह से ये इंटीग्रेटेड ये जो है रेट इक्वेशन आ जाएगी यहां पर अपने पास। अब नेक्स्ट है सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, सूडो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं दो पॉइंट काम आते हैं इसमें, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी मतलब जितने मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी। और एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है ये फ्रैक्शंस में हो सकती हैं, जीरो हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, पॉजिटिव में पॉइंट्स में आ सकता है आंसर 1.5 2.5 इस तरह से। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज पॉजिटिव मोर देन जीरो और ऑलवेज वोल नंबर्स में 1 2 3 4 इस तरह से। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक डिफरेंस भी है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल जो प्रोसेस मतलब एक क्वांटिटी है, प्रैक्टिकल यूनिट है एक तरह से, और मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, चलिए देखें इसके अंदर सॉरी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो प्रैक्टिकल और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो ऑर्डर में जैसे हमने कहा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जैसे यहां हमने रेट लो बनाया कि A की पावर M B की पावर N, ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल। लेकिन अगर यही सूडो रेट लो होता तो क्या होता कि हम सिर्फ A के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, B पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। यानी लग तो रहा था दोनों पे डिपेंड करेगा लेकिन सिर्फ एक पर ही डिपेंड किया। क्यों किया हमने B की कंसंट्रेशन पे क्यों नहीं किया? क्या रीजन हो सकता है इसका? तो इसका दो रीजन हो सकते हैं इसको, कि या तो B जो है वो एक्सिस में है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने
जो हाइड्रोलाइसिस कराया था इथाइल एसीटेट का, उस हाइड्रोलाइसिस में H2O को एक्सेस में ले रखा था। तो या तो बी जो है वो लार्ज अमाउंट में हो, एक्सेस में हो, यानी वो रिएक्शन तो कर रहा है, मॉलिक्यूलरिटी में तो आ रहा है, बट वो एक्सेस में होने की वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं आ पा रहा। या फिर हो सकता है कि जो बी है वो कैटलिस्ट है, क्योंकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन में यूज तो होते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन को हम रेट ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं करते। तो यहां दो कंडीशन है जिनमें ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था केमिकल काइनेटिक्स एक शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें हमने वो सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं जो किसी भी एग्जाम में, नीट या जेई के अंदर, जो स्पेशल नीट में जो पूछे जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।